नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐलान के मुताबिक एसडीपीआई की जानिब से इस वक्त शहर बेंगलुरु में पूरे कर्नाटक और रियासतगीर तहरीक चलाई गई और आज बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज किया गया है, जिसमें एसडीपीआई के सारा अराकीन और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान और अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि उनके 5 मुतालबात जो है सरकार पूरा करे, जिसमें अहम तरीन मुतालबा जो है वो उर्दू टीचर्स को जो है पूरी तरह से इग्नोर करना और तमाम दीगर सरकारी ओहदों के लिए जो है बुलाया गया है, नोटिस जारी की गई है जॉब्स के लिए वगैरह, लेकिन उर्दू टीचर्स को इग्नोर कर दिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे उनके मुतालबे थे जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर आज एहतजाज दर्ज किया गया एसडीपीआई की जानिब से और बड़े पैमाने पर पूरे रियासत भर से जो है लोगों ने इस एहतजाज में शरीक होते हुए हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। इस मौके पर कर्नाटक के साबिक सीएम धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह जो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है इस मौके पर यहाँ पहुँचे थे और उनके हाथों में ही ये मेमोरेंडम सौंपा गया है। आइए इसकी कुछ झलकियाँ और लीडरान ने क्या कुछ बयान दिया है, आप इसको सुनिए। हमारे सरकार में मैं बात करूंगा, हमारे माइनॉरिटी और वक्फ के जो मिनिस्टर है यूटी खादर सर, उनको भी मैं बात करूंगा असेंबली में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार जी दिल्ली गए हैं, तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचरों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो टीचर आए हुए हैं? नहीं, डेफिनेटली बुला के एक मीटिंग भी करेंगे और देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। ओके, ऐसा समझ में आ रहा है जैसा कि सिद्धरामुल्लाह खान बोल के एक सिनेरियो बनाया गया था। अब उनके रिटायरमेंट के बाद ये बंडे का क्या होगा हमें क्लैरिटी नहीं है। अभी एक नया दौर शुरू होने वाला है। सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, इतनी बड़ी बड़ी टोपी पिनाए, इतना बड़ा बड़ा उनको मफलर पिनाए, शाल पिनाए, ईदगाह में आके वो देखे कि कितना इत्तेहाद है, कितना डिसेंसी है। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो हमारे ईमान को विटनेस कर रहे थे। लेकिन एक पॉलिटिशियन से, एक सीएम से, विधानसभा से और गवर्नेंस से हमारी ख्वाहिश क्या रहती है? हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि जो मुतालिबात डेमोक्रेटिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उसको लाकर हमारी डेलीज तक दिया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कौम में है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बड़े लोगों में है। आप देखे होंगे शहरी के वक्त में उठाया जाता है, जगाया जाता है। जब उठाया जाता है, जगाया जाता है तो नींद से सोने वाले लोगों को बहुत ही इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी और खलबली होती है, कहीं उनकी नींद में खलल न पड़ जाए। लेकिन मालूम भी है कि उठाया किस लिए जाता है, जगाया किस लिए जाता है। उठाया और जगाया इसलिए जाता है कि वहां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आपको अदा करना है, सहरी करना है, उसके बाद आपको रोजा रखना है। इसी तरीके से पूरी कौम सोई हुई है, पूरे हमायदीन सोए हुए हैं, पूरे सियासी कारकुनान सोए हुए हैं, पूरे सियासी लीडरान सोने का बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जगाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही बहादुरी के साथ, दिलचस्पी के साथ, जोश और होश के साथ यहां पर मौजूद है। आपका स्टेज भी इतना मजबूत है, आपकी क़ियादत भी इतनी मजबूत है, आपकी कैडरशिप भी इतनी मजबूत है। मुझे ऐसे समझ में आता है कि कोई तूफान हमें हरकत में नहीं ला सकता। अपने इरादे में हम बहुत ही मजबूत हैं, हमारा मकसद बहुत ही क्लियर है। हम किसी एक कौम के लिए बात करने के लिए नहीं आए हैं और सिर्फ ये कौम का मुतालिबा करने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा जो मुतालिबा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बारे में है, रिजर्वेशन के बारे में है, जॉब के बारे में है, और हमारा डाटा हमें सरकार के सामने लाने के और पब्लिक के सामने लाने के। जब तक गिनती सही तरीके से नहीं होती, उस वक्त तक रोटी सही तरीके से तकसीम नहीं होती। गिना जाना जरूरी है, आबादी का ख्याल रखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है डाटा। डाटा किसे कहते हैं? कितने गरीब हैं, कितने मालदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं,
कितने अनपढ़ हैं, कितनों को जॉब है, कितनों को जॉबलेस नहीं है, कितनों के पास एकर्स ऑफ लैंड है, किसके के पास 1 एकड़ भी जगह नहीं है, किसी के पास रेंटेड हाउस में रहते हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं है, बीमारी के इलाज के पैसे नहीं है, और फिर 2 रोटी के पैसे नहीं है। ये तमाम लोगों का डाटा बनाकर जो भी टैक्स का पैसा आता है वो पैसे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हिपोक्रेसी को नहीं कहा जाता। और फिर 2-4 दिन पहले हमने आजादी का जश्न मनाया और हमने अपने तिरंगे को सिर के ऊपर लहराया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से, उसमें बड़े बड़े मुकद्दस लैंड्स भी आ गए, फिर भी हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मुल्क है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या भूखे रहने के लिए, क्या जॉबलेस रहने के लिए, क्या हिंदू मुस्लिम के फसादात का शिकार होने के लिए, क्या हमें ढंग का पीने का पानी भी नहीं मिल सकता, पक्के रास्ते भी नहीं मिल सकते, जॉब भी नहीं मिल सकता, रेस्पेक्ट भी नहीं मिल सकता, डाउडिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे हिंदुस्तान को हमने सारे जहां से अच्छा नहीं कहा, हमने गांधी जी के हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कहा है। हमने जवाहरलाल नेहरू के मुल्क को सारे जहां से अच्छा कहा है। हमने जौहर अली साहब के, मौलाना जौहर अली के मुल्क को सारे जहां से अच्छा कहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुल्क को हमने सारे जहां से अच्छा कहा। खां बहादुर खां के मुल्क को हमने सारे जहां से अच्छा कहा है। ये हिंदुस्तान को फिर हम उसी हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि तमाम को इत्मीनान के साथ यहां पर जिंदगी गुजारने के पूरे मौके मिले, यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यहां औरतों की भी हुकूक अदा किए जाएं, यहां पर नौजवानों के हुकूक भी अदा किए जाएं, यहां पर उलमा और मदरसों के हुकूक भी अदा किए जाएं, यहां चर्च और मंदिर के हुकूक भी अदा किए जाएं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक संगम हम यहां पर बना देना चाहते हैं। उसके लिए लड़ने की जरूरत है। लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन के लिए लीडरशिप की जरूरत है। लीडर्स के लिए कैडर्स की जरूरत है। कैडर्स के लिए एक झंडे की जरूरत है। एक झंडे के लिए एक एजेंडे की जरूरत है। उसी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और हम ये जो फ्रीडम पार्क से निकला हुआ जो समन्वय है, ये हम यहां तक के जंतर मंतर को भी जाने के लिए हमारे लिए रास्ता आसान है, और बूथ लेवल की गलियों को जाने के लिए भी हमारा रास्ता आसान है। कैडर्स बूथ लेवल तक जाएंगे, लीडर्स जंतर मंतर तक जाएंगे, और हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि हर एक के मुंह में हम जबान देंगे। जबान का मतलब चटपटी चीजें, मसालेदार चीजें चाटना और चाटना नहीं है। जबान का मतलब सवाल करना है। हक को हासिल करने के लिए स्लोगन्स मारना है। हक को हासिल करने के लिए यहां पर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के वक्त में खुल के बात करना। आपने देखा अमायदीन भी यहां पर बात कर रहे थे, हमारे उलमाए किराम भी बात कर रहे थे। जब ये बात करने पर आएंगे तो इस तरीके से बात करेंगे। जब खाने पीने के महफिलों के हवाले हो जाएंगे तो आपके जबान में आवाज नहीं रहेगी, आपके गले में हड्डी अटक जाएगी, कांटा अटक जाएगा। कौम के लिए आप बात नहीं करेंगे। आप खुलकर बात करने की जो बुज़दिली आप इख्तियार कर रहे हैं, इसीलिए तो आप जलील हो रहे हैं। आपको मेंबरों में भी इज्जत नहीं है, आपको मुक़द्दस मकामात पे भी इज्जत नहीं है। कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें आप अकाउंट्स के एतबार से क्वेश्चन के दायरे में, फाइनेंस के मामले में क्वेश्चन के दायरे में हैं। यहां पर आपको बोलने के लिए उलमा और अमायदीन बनाया गया, और बोलने की जगह आप बोलते नहीं है। रस्मी कार्रवाइयों के लिए अगर आप तैयार हुए हैं, आपका अमामा और जुब्बा आपको मुबारक है, लेकिन अगर वही अमामा, वही जुब्बा, वही आपका मुक़द्दस चेहरा कौम के लिए बोलता है, समाज के लिए बोलता है, हिंदुस्तान के लिए बोलता है, गरीबी के खिलाफ बोलता है, भूखमरी के खिलाफ बोलता है, जॉबलेस के खिलाफ बोलता है, रिजर्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके बारे में अगर बोलता है, तो आपका मुक़द्दस पैर हमारे सरों पर है। लेकिन अगर आप बोलते नहीं हैं तो आपके हजारों लोगों को लेकर हम करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे जैसे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी पार्टी बना के, छोटे छोटे प्रोटेस्ट करके इतने मसाइल अगर हल करा ले रहे हैं, तो आप ही बताओ आइंदा दिनों में अगर आप सब मिलकर साथ देंगे तो कितने बड़े बड़े मसाइल हमारे हल होंगे।
हिजाब का जब मामला था तो वो भी हल करने के लिए हमारी एक लंबी लड़ाई थी, जिसके बाद वो मामला हल खत्म हुआ। अभी 2B रिजर्वेशन का मामला है। 2B रिजर्वेशन के मामले को बहुत ही क्रोनोलॉजी बताकर, बहुत ही टफ बनाकर हमें ऐसा पेश किया जा रहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो हाई कोर्ट में है। हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स के साथ, लीगल एडवोकेट एक्टिविस्ट के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने बताया एक कैबिनेट मीटिंग सही तरीके से कौम की नीयत लेकर अगर बैठेगी तो एक कैबिनेट मीटिंग में 2B रिजर्वेशन का मसला हल हो सकता है। लेकिन इनकी नीयत नहीं है। मिनिस्टरों को मिनिस्ट्री मिल गई, चेयरमैन को चेयरमैन मिल गया, शोभा वालों को शोभा मिल गया, अब फिर अपनी अपनी बिलों को चले गए, तो फिर उनको बिलों से खींच को लाने की जिम्मेदारी सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की है और ये जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। आपको मालूम है 2B रिजर्वेशन सब जो है जेडीएस के देवेगौड़ा साहब ने दिया था। चूंकि वो देवेगौड़ा साहब दिए थे इसलिए कांग्रेस वालों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और फिर हमारा मुतालिबा सिर्फ 4% का नहीं है, हमारा मुतालिबा 8% का है। ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು SDPI ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜಿದ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಜಿಪೇಟೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಅಫ್ಸರ್ ಕೂಡಲ್ಪೇಟೆ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ವಿಷಯ. ये जो उर्दू का और हमारे पिताजी धर्म सिंह साहब का जो संबंध है अब का नहीं है, मेरे ख्याल से 50-60 साल के पहले से है। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे, तब से मैं देख रहा हूं। वो कहते थे वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू के चंद लफ्ज जब से है जबान पे, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पे। अला तहजीब और तमद्दुन की जान है उर्दू, अमन और एक जाति की जिंदा निशान है उर्दू। ಇವತ್ತು ನಾನು ನೂತನಾಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರ ಸಂಬಂಧ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. CWC ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಏನೇನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ರೈತರ, ಬಡವರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದ, ಶೋಷಿತ ಪಂಗಡದವರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು 2B ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿಂದೆ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಹೇಳಲು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರಾಗ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸುಮಾರು 15,000 ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾನು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೇನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಂತ ಹೇಳಿ, मैं बातें अपने औकात से ज्यादा नहीं करता, जो निभा ना सकूं वो वादा मैं नहीं करता, मैं बातें अपने औकात से ज्यादा नहीं करता, भले रखता हूं तमन्ना आसमानों को छू लेने की, लेकिन किसी और को गिराने का इरादा नहीं करता ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ. ಇದೇನ್ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. दुश्मन आए हैं, हर जमाने में दुश्मन आए, दुश्मनों ने अपना वार किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम ने हमेशा गरीबों के वार का जवाब दिया, कदम आगे बढ़ाती रही और एक शेर अपनी जुबानों पर गुनगुनाती रही, बातिल से डरने वाले आसमान ही हम, बातिल से डरने वाले आसमान ही हम, सौदार कर चुका है कि इंतहा हमारा, सौदार कर चुका है कि इंतहा हमारा। तो बहरहाल ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर हम आते हैं तो उस पहले शायर के शेर को भूल जाते हैं और फिर मजबूरन वापस से उन हिम्मतों को अपने सीनों में उजागर करना पड़ता है और फिर इस शेर को गुनगुनाना पड़ता है। बातिल पर जब नजर पड़ती है तो हम यही कहते हैं, अपने आबा व अजदाद को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। जैसा कि 15 अगस्त के मौके पर अब्दुल हन्नान साहब ने यह बताया था कि हमने झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराने वाले लहराते हैं, चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं, थालियां बजाकर मिठाई खाकर चले जाते हैं, लेकिन हम ये है इस तिरंगे के 3 रंगों के अंदर अपने अकादिर, अपने असलाफ, अपने बड़े, अपनी सियासी कायदी, उनकी गर्दनों को दरख्तों पर लटकते हुए और उनके जिस्म के परखते अंग्रेजों के टोकन के सामने रखकर उड़ाए जाते हुए और उनका खून जमीन पर देते हुए यकीनन अल्लाह की कसम उस तिरंगे को देखकर हम उसी तसव्वुर के साथ झंडे को देखते हैं कि ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को हमारे अकाबिर ने अपने खून के जरिए से खेलता है। तो एक दिन जब कभी भी इस वतन को खून की जरूरत पड़ेगी तब तक जैसे हमारे अकाबिर ने
अपना खून अपनी जान का नजराना पेश किया था, वैसे ही नजराना पेश करने के लिए हम इस तिरंगे को हवा में लहराते हैं। अगर किसी को डाउट हो, हम इसलिए नहीं लहराते बल्कि एक रस्म है। शादी से पहले मंगनी की रस्म, हल्दी की रस्म, ऐसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराने की रस्म। अगर ये हमारा दिमाग है, अगर ये हमारी सोच है, तो मैं ही कहूंगा हमारी सोच परखी है। हमारे अकादर ने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि हम रस्सियां अदा करें, बल्कि कुर्बानियां इसलिए दी थी और खुसूसन जिस धरती पर, जिस स्टेट पर हम जीते हैं, सांस लेते हैं, ये वो टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का स्टेट है, जिस टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जीने का तरीका सिखाया था, जिसने नारा दिखाया था और जिसने नारा हमारी जुबानों पर चढ़ाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। और क्या चाहिए हमारी रहनुमाई के लिए? क्या टीपू हमारी रहनुमाई के लिए काफी नहीं थे? एक बस छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं, जिस कहानी को हम भूल चुके हैं। बस इस कहानी को जहन में रखें। और जो मेरे से पहले एडवोकेट साहब जो माशाल्लाह बता रहे थे, जिस चीज की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, मैं भी इसी चीज की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। 1600 ईस्वी 1857 से हम जंग आजादी की पहली जंग आजीम का नारा देते हैं। बिल्कुल झूठ और बकवास तारीख है। सन 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को आती है। सन 1600 के अंदर आती है। सन 1660 के अंदर पुर्तगाल को समुद्री बैरे के अंदर अंग्रेज खत्म कर देते हैं, उन्हें शिकस्त दे देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। फिर वहां से जो उनका राज चलना शुरू होता है, तो उस वक्त में सबसे पहले हिंदुस्तानियों को समझाने वाले वो हजरत सैयद अहमद शहीद, जिन्हें मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, 1624 तक समझाते रहे और 1624 में इंतकाल कर गए। हम नहीं समझे, बल्कि उस वक्त में लोग नहीं समझे। 1624 के बाद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1700 ईस्वी तक 1725 तक समझाते रहे। उस वक्त में लोग नहीं समझे, जैसे मैं और आप इस वक्त में नहीं समझ रहे हैं। फिर 1700 से 1799 तक हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह समझाते रहे, लोग नहीं समझे, तो अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर मार दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान गली गली चप्पा चप्पा घूमे, लोगों को समझाया, लोग नहीं समझे। तारीख आगे बढ़ती गई। फिर इन लोगों के बाद जो दौर आया हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का, तो इन्हें ले जाकर सीधा माल्टा की जेलों के अंदर डाल दिया और उन्हें उनकी जिंदगी के आखिरी सांसों तक माल्टा की जेलों के अंदर रखा। ये तारीख आई। तो इस दौर में गैर सियासी प्लेटफॉर्मों के जरिए से उलमा अपने अपने मंचों, अपने अपने प्लेटफॉर्मों से समझाते आए हैं और पूरी दिलेरी और पूरी शुजाअत के साथ, ईमानदारी के साथ एसडीपीआई का प्लेटफॉर्म आप हजरात को इस वक्त में समझा रहा है। इसी तारीख को वापस से हिंदुस्तान दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है। एसडीपीआई की जमात सियासी प्लेटफॉर्म के जरिए से समझा रही है। हम बात नहीं समझ रहे हैं जैसे शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम के जमाने में उन कायदीन को जेलों के हवाले किया गया, इस एसडीपीआई के सियासी कायदीन को भी जेलों के हवाले किया गया। एसडीपीआई के कैडर्स को जेलों के हवाले किया गया।
जेलों की सहुलतों को उनको झेलना पड़ा। यही सेम सिलसिला चलता रहा। जैसे वो लोग शुरू में नहीं समझे तो फिर उनकी नस्लों को भुगतना पड़ा। अंग्रेजों के तोपों के सामने खड़ा कर बम चला के जिसम के परख से उनके। मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगा, अगर कौम आज नहीं समझती तो हम अपनी नस्लों के फ्यूचर को बड़ा छोड़कर इस दुनिया से गुजरने वाले हैं। इतना कर्मनाक होगा कि हमारी नस्लें जैसे उस वक्त में अंग्रेजों की गुलामी में आकर दब चुके थे, ऐसे ही हमारी नस्लें भी इस वक्त की मौजूदा फैसिस्ट हुकूमतों के दबाव में दब कर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने वाली है। इसलिए दोस्तों इतनी बात की दरखास्त मैं जरूर करता हूं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा, जैसे बताया गया सेक्युलरिज्म के नाम पर वो मैं ये नहीं कहता, मैं किसी तबके के नाम लेने को नहीं शर्माता। वो सियासी अहबाब भी होंगे, वो बाज़ उलमा भी होंगे, बाज़ सबकी बात नहीं करता। सबकी बात करूं तो मेरा ईमान खत्म हो जाए, मैं सबकी बात नहीं करता। हमें बात करने के अंदर कभी अपनी जुबान को संभालना भी पड़ता है। बाज़ ऐसे मकरूह तरीन चेहरे इस वक्त में बेंगलुरु के अंदर है जो आते हैं और कहते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अगर बीजेपी आ जाने के खौफ से हम कांग्रेस को अगर हम वोट करते हैं तो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाजे के खिलाफ है। हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह हमें नुकसान सिवाय अल्लाह के कोई नहीं पहुंचा सकता, हमें फायदा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं पहुंचा सकता है। बीजेपी के अंदर दम जो अल्लाह के मंशा के खिलाफ जाकर हमें नुकसान पहुंचा दे, नहीं जो हमारी सोच वैसे फैसले। बस अपनी बात को खत्म करो। हदीस कुदसी है, वो बंदों के दिमाग के मुवाफिक हो। बंदा सोचता है कांग्रेस से ही होगा, अल्लाह कांग्रेस को आगे लाएंगे। बंदा सोचता है कि बीजेपी से ही होगा, अल्लाह इसी सोच के अंदर इसको रखेंगे। कांग्रेस भी जीते मारेगी, बीजेपी भी जीते मारेगी, ईमान के खिलाफ जिंदगी गुजरेगी, हर कोई जीते मारेगा। उसके अलावा हमारा जीते खाने का प्लेटफॉर्म होगा, उसके अलावा हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों अजीजों, हमने जो कलीमा पढ़ा है वो कलीमा नहीं सिखाता कि कांग्रेस आएगी तो हम बच जाएंगे। वो कलीमा हमने नहीं सिखाता बीजेपी आएगी तो हम मर जाएंगे। कलीमा यही सिखाता है कि इंसाफ के झंडे को लेकर चलने वालों के उस झंडे के साथ हो जाओ जो इंसाफ के रास्ते पर तुम्हें ले जाकर इंसाफ तक पहुंचाने वाले हैं। तो फिर मैं आखिर में यही अर्ज करना चाहूंगा, इंसाफ की आवाज इस दौर के अंदर खुले आम जेलों के धमकियों को धमकी न समझते हुए सियासी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई तंजीम आगे बढ़कर काम कर रही है तो वो NSDPI है। इसका साथ दे, हमेशा साथ दे, साथ रहे, तारीख पलट कर दिखाएं। आपके इलाके के अंदर गली गली के अंदर काउंसलर आपका SDPI का होगा, आपका MLA SDPI का होगा, आपका MP SDPI का होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका PM भी SDPI का होगा। अल्लाह पाक का ख्वाब हम सबको हमारे जीते जी हमारे आंखों से देखने की तौफीक नसीब फरमाए। कर्नाटका का असेंबली में भी जो सेशन चलने कर रहे हैं तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज बेंगलुरु चलो नाम में कर्नाटका स्टेट कमेटी SDP की जानिब से ये एहतजाज मुनक्किद किया गया। 5 मेन डिमांड हम लोग आज रखे हैं। तो उसमें नंबर 1 क्या है, मधुसूदन नायक जो रिपोर्ट है, कैश सेंसस बोलते हैं, ऑलरेडी जो 450 करोड़ खर्चा करके रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये रिपोर्ट को सिद्धरामैया जो रिजिग्नेशन देने से पहले एक दिन पहले 27 मई को एक्सेप्ट भी किया, रिसीव किया। यानी इसको हुकूमत एक्सेप्ट करना है और आम करना है और इसका ऊपर डिबेट होना है और उसके बाद इसका जितने भी रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंट होना है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, जो मुसलमानों का जो 2B रिजर्वेशन था, ये 2B रिजर्वेशन बीजेपी ने जो खारिज कर दिया था। तो ये कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि हम लोग हुकूमत में आए तो हम लोग उसी दिन
इसको लागू करेंगे तो ये रेस्टोर करना है और 8% को 2B रिजर्वेशन को जो अपग्रेड करना है, ये हमारा दूसरी रिक्वेस्ट है। तीसरी रिक्वेस्ट, जो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले जो न्याय पत्र जो मैनिफेस्टो दिया था, ये मैनिफेस्टो में एक वादा किया था इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाएंगे ऑल इंडिया लेवल में। हम मुतालबा करते हैं, अभी तो सेंट्रल में आपको हुकूमत नहीं है, कांग्रेस हुकूमत है कर्नाटक में, पहले कर्नाटक में आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन लागू करो, ये हमारा तीसरा डिमांड है। फोर्थ डिमांड ये है हमारा, आजकल क्या हो गया, गवर्नमेंट सबको प्राइवेट कर रहा है, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहा है, रेलवे को प्राइवेट कर रहा है, जॉब्स जो है गवर्नमेंट में कम होता जा रहा है प्राइवेट में। तो सोशल जस्टिस अगर देना है तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करना है, मिनिमम एक 40%, इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, ये भी हमारा डिमांड है। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट डिमांड ये है, आप तमाम लोग जानते हैं, अभी हाल ही में हुकूमत कर्नाटका जो टीचर्स रिक्रूटमेंट में 15,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इसमें उर्दू मीडियम स्कूल का एक भी टीचर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड किया गया। ये जो 1 करोड़ जो मुसलमान हैं कर्नाटक में, इनका ऊपर जो नाइंसाफी हुआ है, जितने भी एस्पिरेंट है, जो करीब करीब बताया जाता है कि बहुत सारे उर्दू स्कूल्स में टीचर्स नहीं है या डेपुटेशन है, ये जो नाइंसाफी हुआ है उसको करेक्शन करके इमीडिएटली उर्दू मीडियम स्कूल का टीचर्स का रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। ये 5 अहम मुद्दा है, ये अहम मुद्दा को हम लोग डिमांड किए हैं। अभी अभी आप देखे हैं जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव का सीएम दिल्ली को है, अजय सिंह साहब जो मिनिस्टर फॉर माइनर इरिगेशन ITBT को आकर हमारा रिक्वेस्ट लिए, हमारा डिमांड लिए, सीएम के साथ इसका ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो बोले हैं, और सीएम का एक मीटिंग का भी वादा किए हैं। हम लोग इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक के पूरे डिमांड मुकम्मल नहीं होता तब तक हमारा ये जो एहतजाज जारी रहेगा। आइंदा दिनों में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में आइंदा समावेश करेंगे और अप टू विलेज लेवल तक इस मुद्दा और इस नाइंसाफी को हम लोग लेके जाएंगे आवाम तक। बार-बार मांग के लेना पड़ रहा है, तो इसका फेल्यूर जो है हमारे माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका फेल्यूर है। फॉर एग्जांपल अभी अजय सिंह साहब आके गए, अजय सिंह साहब का जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो माइनॉरिटीज जो होते हैं अराउंड 70,000 वोटर्स है, अराउंड 30% वोटर्स है। अभी जॉर्ज देखिए, जॉर्ज का कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब करीब 2 लाख का ऊपर माइनॉरिटीज है। बैरती सुरेश है, बैरती सुरेश मिनिस्टर है, उधर जो माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन है करीब करीब 80 पर 5,000 है। यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी का वोट है, इनको माइनॉरिटी का वोट नहीं चाहिए, वो वोट चाहिए मगर वो माइनॉरिटी का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही रहेंगे, जितने भी ये जो मिनिस्टर बन के माइनॉरिटी का वोट लेकर घूम रहा है ना, हर जगह एसडीपी अपना कैंडिडेट डालने वाला है और इनको हम लोग सबक सिखाएंगे। एक अल्टरनेटिव होकर एसडीपी ऊपर में आया है। फ्यूचर 2028 इलेक्शन एसडीपी हुकूमत के लिए मस्जिदों से भी ऐलान इस हुकूमत के लिए वोट करें, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? मुझे बहुत अफसोस होता है, देखो इलेक्शन के टाइम में ये मुत्तहिदा महाज और बहुत सारे महाजे निकलते हैं, कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो। उसके बाद जो कांग्रेस हुकूमत आने के बाद टाइम टू टाइम जो अकाउंटेबल करना, टाइम टू टाइम इसको आवाज करना, ये लोग चुप हो जाते हैं। उलमा बयान करते हैं, सब लोग बयान करते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मुत्तफिक हो, मुत्तहिद हो, मगर ये जो नाइंसाफी होता है वो नाइंसाफी का खिलाफ कुछ अकाउंटेबल करना, कुछ एहतजाज करना, कुछ पूछना, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये क्या है, इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या समझे हैं, माइनॉरिटी वोट है टेकन इनटू ग्रांटेड समझे हैं, तो इसलिए हमारा मुद्दा सॉल्व होने वाला है। मगर ये बार ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे इलेक्शन है, जीबी इलेक्शन है, ZPPTP इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन है। ये तमाम इलेक्शंस में
एसडीपी का मुद्दा, ये तमाम चीजें होंगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में चलो बेंगलुरु एक एहतजाज हम मुनाफिद किए हैं। इसमें हम 5 अहम डिमांड रखे हैं। पहला डिमांड हमारा 2B रिजर्वेशन रिस्टोर होना और 8% को इंक्रीज करना। दूसरा हमारा डिमांड है मधुसूदन नायक की जो रिपोर्ट है उसको बहाल करना। तीसरा हमारा डिमांड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को इम्प्लीमेंट करना। चौथा हमारा डिमांड प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लाना। और 5वां बहुत ही अहम डिमांड 15,000 टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पहले मर्तबा इतिहास में उर्दू स्कूलों के ऊपर बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, इसको रीनोटिफिकेशन करना और उर्दू स्कूल में जो भी मैथ्स के टीचर्स, सोशल साइंस के टीचर्स, हिंदी के टीचर्स के वैकेंसीज हैं उसको भी भरपाया करना। ये 5 अहम डिमांड रखकर आज हम एहतजाज कर रहे हैं। तो कांग्रेस कर्नाटक के स्मॉल इरिगेशन मिनिस्टर माजी सीएम धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह आए थे, बहुत पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड करके गए हैं। जो भी डिमांड है मैं सीएम के साथ डिस्कशन करूंगा और आपके मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे बोल के भरोसा देके गए हैं। तो उम्मीद है जल्द से जल्द ये मांगों के ऊपर सरकार कोई डिसीजन ले। अगर लेती तो आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट एक कॉल भी दिए हैं, आइंदा ग्राम पंचायत, जेपीटीपी, अर्बन लोकल बॉडी, जीबीए सीरीज ऑफ इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर आप आज भी हमारे मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम हर विलेज को जाएंगे, हर सिटी को जाएंगे, जनरेशन को हम आके रोडों पे खड़ाएंगे। आइंदा कम्युनिटी के इश्यूज लेकर हम ये आवाज उठाए हैं। तो आपको ये मांगों को सुनना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आपको अपनी जगह दिखा देगी ये कम्युनिटी।